हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ग्रंथियां। ग्रंथियां जो कि हम मनुष्य के शरीर में तीन तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। नंबर एक बहिःस्रावी ग्रंथि, नंबर दो अंतःस्रावी ग्रंथि और नंबर तीन मिश्रित ग्रंथि। आपको पता होना चाहिए ग्रंथि किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी मिश्रित ग्रंथि होती है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो ग्रंथियां किसको कहते हैं, इनसे किस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं, किस ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं और किस ग्रंथि से दोनों निकलते हैं। तो इस वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि में यकृत। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रंथियों के बारे में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र। अगर हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र की, तो देखिए अंतःस्रावी तंत्र जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। यह एक थैली के आकार की रचना होती है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। यानी कि जो ग्रंथियां होती है उनसे एंजाइम निकलेंगे या हार्मोन्स निकलेंगे। तो ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। और कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? नंबर एक बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी मिश्रित ग्रंथि मिक्स ग्लैंड। ये ग्रंथियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइए इनका रोल क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बहिःस्रावी ग्रंथि की बात करें, बहिःस्रावी ग्रंथियां या नलिका युक्त ग्रंथियां, देखिए जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है सबसे पहले उसकी खास बात क्या होती है, इन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं। जैसे ये कोई ग्रंथि है बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, लीवर भी एक बहिःस्रावी ग्रंथि है। जैसे श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, लीवर, ये बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों में जो तरल पदार्थ भरा होता है वो नलिकाओं के जो द्वारा ब्लड में आता है। ये नलिका होती है तो ये ब्लड में आता है और इसमें जो भरा होता है वो होता है एंजाइम। बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? एंजाइम स्रावित होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं वह ग्रंथि जिससे एंजाइम स्रावित होता है बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं वह ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है। तो इनका मार्ग निश्चित होता है, यानी कि ये जो एंजाइम निकलेगा इसका जाने का मार्ग निश्चित होता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती और उनसे हार्मोन्स निकलते हैं। दोनों में अंतर यही होता है। नंबर एक जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है इसमें नलिका होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती, वो नलिका विहीन होती है। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर क्या होता है कि बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। चलिए देखते हैं। यह अपना स्राव नलिकाओं में स्रावित कर लक्ष्य तक पहुंचाती है, यानी कि जहां उसको जाना होता है वहां तक के लिए नलिकाएं होती है और उसी कोशिका या जहां जाना होता है वहां लक्ष्य तक पहुंचती है। इससे एंजाइम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या निकलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि से? एंजाइम निकलते हैं। जैसे बहिःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से होते हैं? तवचकी स्वेद ग्रंथियां, यानी कि स्वेत भी कह सकते हैं इसको, स्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां, ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि, ये भी बहिःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि लार से भी देखो एंजाइम निकलता है ना। और यकृत जिसको लिवर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। और आदि, ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो बहिःस्रावी ग्रंथि के बाद अब आप देखिए यकृत। बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? यकृत के बारे में पढ़ेंगे जिसे लिवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए लिवर के बारे में जानते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ, तो वो कौन सी होती है? यकृत कह दो उसको या लिवर कह दो, बहिःस्रावी है। यह उदर गुहा में दाहिने ओर पाई जाती है। उदर गुहा में कहां स्थिति होती है? इसके दाहिने ओर होता है। आइए देख लेते हैं लिवर का डायग्राम। ये देखिए
ये ओगोफेसर पाइप होता है जिसमें कि भोजन आता है, और भोजन यहां से होता हुआ अमाशय, ये है अमाशय, स्टोमक में चला जाता है, स्टोमक। ये हो गया लिवर। लिवर दो पालित होता है, एक पालित इसका ये होता है और दूसरा पालित इसका ये होता है, ये हो गया लिवर। तो इस तरीके से मनुष्य का लिवर होता है, ये कहलाता है लिवर। अब देखिए लिवर के बाद यहां देखिए, ये लिवर के नीचे यहां बिल्कुल ये होता है गॉल ब्लेडर, यानी कि पित्ताशय। इसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर, पित्ताशय, ठीक है। और भोजन में जब यहाँ ये अमाशय होता है, जब अमाशय में भोजन का पाचन होता है तो यहां आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भाग कहलाता है ग्रहणी, ड्यूडेनियम। ये क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, ड्यूडेनियम। छोटी आंत का एक भाग होता है यू आकृति का, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, ये वाला भाग। और इसके पास ये जो है, ये है अग्नाशय, पित्ताशय। लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं क्या, लिवर। तो लिवर के बारे में कुछ खास बातें जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, आइए समझते हैं लिवर के बारे में। देखिए क्या खास बातें होती है। सबसे पहले लिवर के बारे में, यह फाइब्रिनोजेन तथा हेपेरिन का निर्माण करता है। सबसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजेन और क्या बनाता है, ये हिपेरिन पदार्थ बनाता है। ये आरबीसी की जो है सेल्स के नाम है। देखो हिपेरिन जो पदार्थ होता है, हिपेरिन पदार्थ जो होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता, और बनता कहां है, बनता कहां है, लिवर में। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी की एक, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है फाइब्रिनोजेन। डब्ल्यूबीसी की क्या नाम होता है, फाइब्रिनोजेन, जो कि क्या काम करती है, जीवाणुओं को मारने का काम करती है। लेकिन बनती कहां है, लिवर में। निर्माण पूछ लेता है इनका, याद रखना, हिपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता, निर्माण लिवर में। इसी तरीके से फाइब्रिनोजन हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ये, लेकिन बनता कहां है, लिवर में। दूसरा काम लिवर का, यह कार्बोहाइड्रेट सतह प्रोटीन का उपापचय करती है, जो विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रोटीन का क्या काम करते हैं, उपापचय करते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया करती है, जो विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे विटामिन, देखो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। अगर विटामिन की बात हो रही है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होती है, बी और सी, ये तो होती है जल में घुलनशील। इसके अलावा जो विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, के, ई, ये वसा में घुलनशील होती है। तो यहां वसा में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है। विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं, वे यकृत में जाकर संचित रहते हैं। यानी कि जो विटामिन, हम कह सकते हैं विटामिन ए कहां संचित हो जाती है, यकृत में। या विटामिन डी कहां संचित होती है, यकृत, यानी कि लिवर में। विटामिन के हो या ई हो, जैसे कि विटामिन ए या विटामिन डी। अगर जो भी विटामिन वसा में घुलनशील होती है, मैंने आपको बता दी कौन कौन सी, इनका संचय कहां होता है, कहां इकट्ठी होती है, ये जाके लिवर में। दूसरा कार्य इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल यकृत में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहां होती है, लिवर में। अगर कभी भी पूछा जाए निम्न में से कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज्यादा मात्रा कहां होती है, तो वो आएगा लिवर। नेक्स्ट, यकृत में बाइलिरुबिन, नाम याद रखना, बाइलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है, जिसकी अधिकता से पीलिया हो जाता है। अब होता क्या है, पित्त जो होता है, पित्त ये पीले रंग का होता है। कैसा कलर होता है इसका, पीले रंग का। और ये पीला रंग किसकी वजह से होता है, इसमें वर्णक उपस्थित होता है। वर्णक का मतलब रंग देने वाले पदार्थ। कौन कौन से, बाइलिरुबिन, बेली, यही एक तो ये रहा बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन ये बनते कहां हैं, लिवर में। और कहां आ जाते हैं, पित्त में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पित्त के अंदर जो वर्णक होते हैं बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन भी, वे कहां बनते हैं, लिवर में। और इनकी अधिकता से ही अगर ये इनकी मात्रा बढ़ती है तो पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट, लिवर का और काम देखिए, लिवर का ये देखिए, यकृत जो लिवर है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मनुष्य क्या होता है, यूरियोटिलिक होता है।
जो हानिकारक पदार्थ होता है हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के बाद जो हानिकारक पदार्थ बनता है यूरिया, जिसका हम मूत्र के साथ उत्सर्जन करते हैं, इसका मतलब मनुष्य यूरियोटिलिक होता है। तो वो यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है? लिवर में। याद रखना कि अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, और ये भी कहाँ बदला जाता है? लिवर ही इसको बदलने का काम करता है, जो कि मूत्र के जरिए बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। लिवर क्या काम करता है? अगर हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट आ जाता है तो जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। कहां से? लिवर में। अगर जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर में ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदला जाता है, और ये काम कहां होता है? लिवर में। और इसका उल्टा भी होता है। अगर जरूरत, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो फिर ये क्रिया उल्टी होती है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। दोनों की दोनों क्रिया देखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, और ये दोनों क्रिया कहां होती है? लिवर इस काम को करता है। शरीर में ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा हो जाए तो ग्लाइकोजन में बदल के वो लिवर में संचित हो जाता है, और अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है शरीर में तो वो ग्लाइकोजन फिर कहां में बदला जाता है? ग्लूकोज में। और ये काम कौन करता है? लिवर करता है। नेक्स्ट, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु का कारण अगर जांच करने के लिए यकृत की जांच की जाती है। यानी कि शरीर के अगर किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए तो उसको जहर दिया है या नहीं दिया है उसको पता लगाने के लिए लिवर की जांच होती है। अगर क्वेश्चन आए किस अंग की जांच की जाती है जहर का पता लगाने के लिए, तो क्या उत्तर आएगा? लिवर, यानी कि यकृत। नेक्स्ट, भ्रूण अवस्था में आरबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड की जो कणिका होती है आरबीसी, रेड ब्लड कैपिलरी, का निर्माण, भ्रूण की बात हो रही, यकृत में होता है। यकृत के मेसोडर्म, यकृत के कहां होता है? मेसोडर्म कोशिका में होता है। जो यकृत की कोशिका होती है भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म कोशिका होती है। तो जब बच्चे भ्रूण अवस्था होती है, बच्चे की भ्रूण अवस्था छोटा होता है बिल्कुल भ्रूण, तो उसमें जो आरबीसी का निर्माण होता है वो लिवर की मेसोडर्म कोशिका में होता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन वयस्क, अगर वो बड़ा हो जाता है, वयस्क में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा, इसे स्प्लीन भी कहते हैं। ये बात याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर वयस्क में पूछे आरबीसी का निर्माण तो प्लीहा, यानी कि स्प्लीन, नहीं सॉरी, प्लीहा में तो मृत्यु होती है, प्लीहा तो कब्रिस्तान होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? निर्माण कहां होता है? हड्डी, जो बोन मैरो में, निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। प्लीहा तो कब्रिस्तान होता है आरबीसी का। ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं भ्रूण अवस्था में प्लीहा में भी निर्माण होता है आरबीसी का। भ्रूण अवस्था में लिवर में तो होता ही है, लिवर की मेसोडर्म से तो होता ही है, प्लीहा की मेसोडर्म से भी निर्माण आरबीसी का होता है भ्रूण अवस्था में। लेकिन वयस्क अवस्था में बोन मैरो में होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है ना। नेक्स्ट, लिवर में कुफर कोशिकाएं पाया जाता है जो विषाणु या जीवाणु को मार देती है। लिवर की जो कुफर कोशिकाएं होती है, इंपॉर्टेंट, लिवर की कुफर कोशिकाएं, अगर उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया या वायरस आता है तो ये कोशिकाएं उसको नष्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, लिवर में पित्त रस बनता है। ये मैंने अभी बताया था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त रस का निर्माण कोई भी पित्ताशय मत लगाना, पित्ताशय में तो जाके इकट्ठा होता है। पित्ताशय, गोल ब्लेडर में पित्त रस इकट्ठा होता है, लेकिन बनता कहां है? लीवर में। ठीक है ना, जिसमें CuFeK होता है। यानी कि पित्त रस में अधिकांश कौन सा यौगिक होते हैं? Cu कॉपर, Fe लोहा और K पोटेशियम। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये आपने लिवर के बारे में पढ़ा। और लिवर क्या है भाई? ये स्रावी ग्रंथि होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे।
जो कि बहुत मोस्ट टॉपिक होता है। तो ये मैं ग्रंथियों की सीरीज चला रहा हूं। आपने भैया स्रावी ग्रंथि के अंदर आपने लिवर पढ़ा, लिवर की जो खास बातें थी वो मैंने आपको बताई इस वीडियो के माध्यम से। और अगली वीडियो में मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां 9 प्रकार की होती है, कौन कौन से 9 ग्रंथि होती है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें आप अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, और उसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इनके बारे में जानेंगे। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।